ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। और मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अंकुर जी। उनके पास चलेंगे और उनसे हम बात करने वाले हैं। क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि एक खबर आई है। खबर ये आई है कि न्यूयॉर्क जा रहे हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। और ज़ेलेंस्की वहां पर जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन मुलाकात करने वाले हैं या डील करने वाले हैं? और डील करने वाले हैं तो डील में क्या होने वाला है, और डील उसके बाद क्या फाइनल होने वाली है? कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब अंकुर जी से हम जानने के लिए आज बैठे हुए हैं। तो सीधे उनसे पहला सवाल ये कि क्यों जा रहे हैं ज़ेलेंस्की? देखिए, आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा जो एआई जनरेटेड था, जिस पे लिखा था ट्रंप गाज़ा। और जैसे ही वो वीडियो सामने आया तो पूरी दुनिया में एक कोहराम सा मच गया कि ये क्या होने वाला है, गाज़ा क्या ट्रंप के अंडर आ जाएगा। लेकिन अब ये समझिए कि गाज़ा तो दूर की बात है, दूर की कौड़ी है अभी, लेकिन यूक्रेन अब एक तरह से ट्रंप की जेब में जाने वाला है। वो कैसे जाएगा? बेसिकली फ्राइडे को ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचेंगे और ज़ेलेंस्की को ये उम्मीद है कि शायद ट्रंप जो है उनकी शर्तों पे कोई समझौता करेंगे। लेकिन अगर न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर माने, वॉशिंगटन पोस्ट की माने, तो उनका साफ कहना है कि ट्रंप का जो प्लान है वो उनके माइंड में है। और वो अपने माइंड में क्या प्लान है? वो ये प्लान है कि उनको अपनी शर्तों पे, यानी कि ट्रंप की शर्तों पर ज़ेलेंस्की को झुकना होगा। और शर्तें क्या है? वो ये हैं कि जो यूक्रेन के अंदर जो दुनिया के बेशकीमती खनिज हैं, मिनरल्स हैं, वो अब अमेरिका को मिलेंगे। अमेरिका उनका दोहन करेगा और अमेरिका को एक तरह से फ्री हैंड दिया जाएगा। और ये इसलिए दिया जाएगा क्योंकि जो अमेरिका ने 2 सालों में जो अरबों बिलियन डॉलर जो खर्च किए हैं, उनकी भरपाई अब ऐसे होगी। तो कुल मिला के ट्रंप का प्लान ये है कि गाज़ा से पहले यूक्रेन अब ट्रंप की जेब में होगा, और वो जो उनका नुकसान हुआ है पिछले 2 साल में, जो ट्रंप कहते हैं, वो उसकी भरपाई इस समझौते से करेंगे। लेकिन आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल आसान रहा होगी, ऐसा नहीं है। ज़ेलेंस्की का कहना ये है कि ऐसा हम नहीं चाहते। अमेरिका अगर कोई समझौता करना चाहता है तो हमें एक सिक्योरिटी की गारंटी दे। यानी तो बार-बार कहते रहे, मांगते रहे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि नहीं, नाटो में हम शामिल होने भी नहीं देंगे। लेकिन ट्रंप ने साफ तौर पे कहा है कि सिक्योरिटी की गारंटी हमारे नहीं होगी, वो सिक्योरिटी की गारंटी यूरोप देगा। यूरोप भी खर्चा करे। हाँ। हम तो करेंगे, ठीक है, लेकिन यूरोप को भी खर्चा नहीं। उनका कहना ये है कि अगर यूक्रेन के साथ कोई समझौता होता है और अमेरिकन कंपनीज या अमेरिकन वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं, तो उनका कहना ये है कि दुनिया में जहाँ भी अमेरिकन काम कर रहा होगा वो सिक्योरिटी गारंटी होगी। तो उन्होंने इसका जवाब ऐसे दिया है। तो कुल मिला के, लेकिन अब इसमें मुझे लगता है कि ज़ेलेंस्की का जो रोल है वो केवल साइन करने को लेके होगा। जो बेसिकली अमेरिका को जो समझौता करना है वो एक्चुअल रशिया के साथ करना है, रूस के साथ करना है। और जो रूस है उनके बीच में काफ़ी बातचीत आगे बढ़ चुकी है। एक दौर की बातचीत सऊदी अरब में हो चुकी है। अब दूसरे दौर की बातचीत से पहले ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बुलाया, जो एक औपचारिकता है। उसके बाद जो दूसरे दौर की बातचीत होगी उसमें रशिया से बात की जाएगी और रूस से ये कहा जाएगा कि जो हमने समझौता किया है यूक्रेन को लेके, इसमें 50% हिस्सा आपके कब्जे में है। तो जो कब्जे वाला आपका इलाका है, हम वहाँ भी माइनिंग करेंगे, वहाँ से भी टाइटेनियम निकालेंगे, यूरेनियम निकालेंगे, उसकी इजाज़त भी आप हमें दीजिए। बदले में आपको जो आपका पैसा यूरोपियन बैंक में फंसा है या स्विस बैंक में है या कुछ अमेरिकन बैंक्स में है, जो असेट आपकी अमेरिका में इन्होंने रोक लगा दी थी, वो हमको डीफ्रीज कर देंगे, वो हम आपको दे देंगे वापस। और आपको ये करना होगा, बदले में आपको एक पीस डील भी मिलेगी जिसमें यूक्रेन का और जो रूस का युद्ध है वो खत्म हो जाएगा। और नाटो में भी उसको यूक्रेन को नाटो में भी शामिल हम नहीं होने देंगे। और जो यूरोपियन देश हैं उनका भी उसमें दखल अंदाजी नहीं रहेगी। यूरोप एक तरह से ट्रंप ने उसको आइसोलेट कर दिया है। यूरोपियन जो लीडर्स हैं, आप उनके बयान देखें, ईयू के अगर जो फॉरेन एक मिनिस्टर है, अगर उनकी बयान को देखें, वो उनको समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे डील करें, रिएक्ट करें। अब जैसे ट्रंप तो एक अजीब तरीके से वो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी चलाई हुई है। जैसे ट्रूडो है जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उनको गवर्नर ट्रूडो बोलते हैं।
और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ईयू है, उनको कहते हैं कि यू हैव अ ब्यूटीफुल कंट्रीज़, लेकिन नाटो की हमें ये जो लड़ाई हुई है इसमें आपने हमें फंसाया। तो ट्रम्पन भी कह रहे हैं कि हमको भी नाटो में अब इंटरेस्ट बाकी रह इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, वो हम क्यों खर्चा करें, हमारा सारा पैसा तो नाटो में जा रहा है। बिल्कुल और आप मजे ले रहे हो तो हम क्यों खर्चा करें। हाँ बिल्कुल यही है। ये बात तो है, लेकिन इसके अलावा ये क्या इतना आसान रहने वाला है? मैं इसलिए समझना चाह रहा हूँ आपसे कि जेलेंस्की जा रहे हैं, बार बार एक बात और कह रहे हैं। जब उनको तानाशाह कहा गया, उनको कहा गया कि एक कॉमेडियन, मामूली कॉमेडियन, ये भी कह दिया गया कि उनके पास केवल 4% लोगों का मैंडेट है। ये सारी बातें कह दी गई। जेलेंस्की कह रहे हैं कि मुगालते में है ट्रम्प। जेलेंस्की कह रहे हैं कि आपके कान भरे जा रहे हैं। जेलेंस्की कह रहे हैं कि मुझे सुरक्षा की गारंटी भी चाहिए। जेलेंस्की कह रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ, आप आइए, काम करिए, अमेरिकन कंपनी काम करे, हमारे लोगों को रोजगार दे। वो तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि वो साथ ही साथ फ्रांस को भी साध रहे हैं, वो तुर्की भी जाते हैं और तुर्की जाकर और वहां पर भी मुलाकात कर। तो ये जो समर्थन वो हासिल करके रख रहे हैं पीछे से, या उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, अगर ट्रम्प की पॉलिसी की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको कनाडा की बात बताता हूँ। कनाडा को लेके उन्होंने बार बार कहा है कि गवर्नर ट्रूडो एंड कनाडा इज़ 51st स्टेट ऑफ अमेरिका। वो साफ साफ अपने ट्वीट्स में ये बात कह रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जॉर्डन की, तुर्की की। देखिए, जॉर्डन के जब किंग थे, किंग अब्दुल्ला, जब वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने साफ तौर पे उन्हें कहा कि आप जो ये 2 मिलियन फ़िलिस्तीनी है, आप अपने कंट्री में ले लीजिए, आधे आप रखिए, आधे इजिप्ट रखेगा। तो जो जॉर्डन के किंग थे काफ़ी हेजिटेट हो गए, क्योंकि एकदम से सबके सामने ये कह देना कि पहले तो मना कर रहे थे। पहले मना कर रहे थे, तो वो फिर उन्होंने एक बात को एक बीच का रास्ता लिया। उन्होंने कहा कि हम करीब 2 लाख जो फ़िलिस्तीनी बच्चे हैं उनको ले लेंगे, कैंसर पीड़ित है उनको ले लेंगे। तो कुल मिला के ट्रम्प की जो पॉलिसी है वो एक अजीब डायनामिक्स में चल रही है पूरी दुनिया में। जॉर्डन को वो कहते हैं कि आप गाज़ा को डेवलप हम करेंगे, अमेरिका करेगा, इजराइल करेगा, और जो गाज़ा की पॉपुलेशन है वो जॉर्डन रखे। फ्रांस को लेके उनका कहना ये है कि आप जो यूरोपियन यूनियन के ठेकेदार बनते हैं और जहाँ जहाँ अमेरिकन इंटरेस्ट है आप वहाँ भी अड़ जाते हैं। जैसे कोई अमेरिकन कंपनी कहीं डील कर रही है तो पता चला फ्रांस की कंपनी भी वहाँ पे पहुँच गई। और ये सबसे ज़्यादा तो लड़ाकू विमानों में सबसे ज़्यादा फ्रांस में है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जितनी भी अमेरिकन कंपनीज है, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, ये किसी भी कंट्री को जब कोई भी इक्विपमेंट या एरोप्लेन बेचती है या फाइटर प्लेन्स बेचती है तो वहीं ना कहीं ये राफेल या फ्रेंच कंपनी मिराज, राफेल, ये आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका को लगता है कि फ्रांस का जो रोल था एज ए सोशलिस्ट, और वैसे भी चूंकि ट्रम्प हार्ड लाइनर है, वो मैक्रोन जीत के आए हैं ठीक है दोबारा, लेकिन वो अपने तरह के लोगों को ही पसंद करते हैं। अब जैसे जर्मनी में गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, अब वहाँ पे राइट विंग, उम्मीद है कि शायद राइट विंग आएगी, तो वो जर्मनी को पसंद करते हैं। इसी तरह जितनी भी दुनिया में, पूरी दुनिया में, इवन मस्क और ट्रम्प का जो फिनोमेना है वो पूरी दुनिया में जो राइट विंग गवर्नमेंट्स है उनको पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो उनको खजाना खोल देते हैं, उनके साथ भी वो टफ नेगोशिएशन करते हैं, चाहे वो इंडिया क्यों ना हो। आपने देखा होगा कि वो बार बार प्राइम मिनिस्टर मोदी को माई फ्रेंड मोदी बोलते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते हैं, माई बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। बट जहाँ तक इंडिया के साथ जो ड्यूटी की बात आई तो उसमें उन्होंने टफ नेगोशिएशन की, उसमें कोई भी ऐसी कोई रियायत नहीं दी। रेसिप्रोकल टैक्स की बात करते हैं, रेसिप्रोकल टैक्स की बात, हम उतना लगा देंगे, हाँ, आप देख लो। तो कहीं भी तो वो ट्रम्प जैसे बेसिकली वो बिजनेसमैन भी है, वो राइट विंग भी हैं, वो एक रिपब्लिकन के ऐसा बनना चाहते हैं कि रिपब्लिकन के जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं अमेरिका में उसमें सबसे महान, सबसे ग्रेट। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूँ कि यहाँ ये तो बात हो गई कि ट्रम्प जो कर रहे हैं, दुनिया हैरान है, हतप्रभ है। ये अभी बीते दिनों जो मुलाकात हुई मैक्रों की और ट्रम्प की मुलाकात हुई, ट्रम्प कह रहे थे कि भाई हमने यूक्रेन में लड़ाई के लिए खूब पैसा दिया है, तो उन्होंने तुरंत टोक दिया कि नहीं, यूरोपियन यूनियन ने भी पैसा दिया है, और ये भी टोक दिया कि आप जो बता रहे हो वो गलत है। तो मैक्रो का अगर ये स्टैंड या ये, और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो ये कह देते हैं, तो फिर जेलेंस्की जो डील करने जा रहे हैं, फिर वापस में न्यूयॉर्क पर आ रहा हूँ कि वो वहाँ पर जा रहे हैं, तो क्या उनको पीछे से फ्रांस का, यूरोपियन यूनियन का जो सपोर्ट मिला हुआ, थोड़ा बहुत ही सही,
लेकिन क्या उस पर वो स्टैंड कर पाएंगे वहां पर? नहीं, या फंस गए? बिल्कुल वो फंस चुके हैं। देखिए, जो ट्रम्प जिस तरीके से काम कर रहे हैं, अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है कि जेलेंस्की अब बाकी महीनों में या सालों में भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। ये सच्चाई है, क्योंकि ट्रम्प जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनका मैंडेट क्लियर है। वो जब दूसरे दौर की बातचीत शुरू होगी सऊदी अरब, जिसमें मीडिएटर है बीच में, तो वो डील कर लेंगे। उनकी डील रशिया के साथ लगभग डन है कि ये लड़ाई ख़त्म होनी है। और जिस दिन ये अनाउंसमेंट हो जाएगा रशिया और अमेरिका के बीच में कि ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, उस वक्त जेलेंस्की इररिलेवेंट हो जाएंगे। जेलेंस्की को इस्तीफा देना होगा, जेलेंस्की को अपने घर जाना होगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। और ये में भी शायद कभी नहीं रहेंगे। हाँ, अरे रही बात यूरोपियन यूनियन की या फ्रांस की या जर्मनी की या ऑस्ट्रिया की या जितने बाकी कंट्रीज़ हैं, वो ये बयान दे रहे हैं कि अकेले अमेरिका ने लड़ाई नहीं लड़ी, हमने भी लड़ी है। हमने इक्विपमेंट दिए, हमने उनको पैसा दिया, हमने सब तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड दी। लेकिन अमेरिका में जिस तरह का वो दबदबा कायम करना चाहते हैं ट्रम्प, जिसमें वो चाहते हैं कि डॉलर की सुपरमेसी हो, अमेरिकन जो पावर है वो पूरी दुनिया में दिखे, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में अब उतनी हिम्मत नहीं होगी, लेकिन यूनियन में इतनी हो कि अमेरिका का प्रोटेस्ट लेकिन ठीक है, ये तो बात यूरोपियन कंट्रीज को साथ लेने की हो गई। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि रशिया को कैसे साध रहे हैं, क्योंकि रशिया के ऊपर वो निशाना भी साधते हैं, उसके ऊपर सैंक्शंस भी उन्होंने लगा रखे हैं। रशिया का तेल का, यूएस भी बिजनेस करता है तेल का, रशिया भी बिजनेस करता है तेल का, ये चीजें। और दूसरी बात की, क्या रशिया केवल युद्ध समाप्ति पर मान जाएगा या उसका पैसा जो फंसा हुआ है उसको निकालने पर ही, उसको छोड़ देने पर ही मान जाएगा? क्योंकि उसके पास अभी भी यूक्रेन के उस हिस्से पर कब्जा है जो बहुत बेशकीमती, जहां पर लिथियम है, टाइटेनियम और भी बहुत सारे रेयर अर्थ मटेरियल उनको कहा जाता है, तो क्या मान जाएगा? और वो एक चीज और, डी डॉलराइजेशन के लिए सबसे बड़ा अगर किसी को जिम्मेदार वो मान रहे हैं तो वो रशिया को मान रहे हैं। तो बेसिकली रशिया को इस पूरे जो डील होगी, इसमें पूरी डील मिलेगी रशिया को, ऐसा नहीं है। रशिया को क्यों अच्छा ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प के साथ अगर हम बातचीत करें तो हमें नुकसान होगा, ऐसा कोई संभावना नहीं है। क्योंकि ट्रम्प उनको क्या डील दे सकते हैं, उनको ये डील दे सकते हैं कि जो 3 उनको प्रांत हैं जिन पे उनका कब्जा है, लुहांस्क, डोनेस्टक्स और खेरसान, ये बेसिकली 3 एक प्रोविंस हैं जिस पे रशियन आर्मी फ़िलहाल मौजूद है। तो हो सकता है कि उस डील के हिस्से में यह आए कि आप ये 3 जो हिस्से हैं आप रखिए, और अमेरिकन जो कंपनीज़ हैं उनको माइनिंग की इजाज़त देते रहिएगा आप, और इतने साल तक हम यहाँ पे माइनिंग करेंगे या जो भी टाइटेनियम निकालेंगे आप, लेकिन ये हिस्से हमेशा के लिए आपके साथ हो जाएंगे। नंबर 1। रशिया को दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो यूरोपियन बैंक्स में जो उसका पैसा है, जो असेट्स है, वो डिफ्रीज हो जाएंगी। तीसरा, जो रशिया की इकनॉमी पिछले 2 साल में कहीं ना कहीं रशिया की इकनॉमी में भी बुरी हालत हुई है। उनका 2 साल में जो लड़ाई लड़ी, उनके पास आदमी जो मैन पावर है वो नहीं बची है। तो रशिया के लिए भी ये विन विन सिचुएशन होगी। तो मुझे लगता है थ्रेट भी कम हो जाएगा, नाटो का थ्रेट होगा, और साथ ही रशिया को ये गारंटी अमेरिका की तरफ से मिलेगी कि यूक्रेन विल नॉट बी पार्ट ऑफ नाटो इन फ्यूचर आल्सो। सो जैसे ही ये गारंटी मिलेगी तो मुझे लगता है कि रशिया को डील करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाटो को थोड़ा सा साधना तो ट्रम्प को ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद है कि सऊदी अरब में जो ये मीटिंग हुई, इसमें अमेरिका और रशिया की तरफ से जो मीटिंग हुई, उसके बाद ये कहा गया, रशिया ने कहा कि आपने, वो तो ठीक है आप कह रहे हो कि नाटो में शामिल नहीं होने देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन आपने 2008 में एक संकल्प लिया था, नाटो में प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम आगे पीछे यूक्रेन को नाटो में शामिल कर लेंगे, तो उसका क्या होगा? उसको कैंसिल कैसे करवाओ? बेसिकली तो जो नाटो को साधेंगे ट्रम्प? हाँ, बेसिकली नहीं, नाटो में बेसिकली जो आपको समझना पड़ेगा कि ट्रम्प को क्या लगता है कि अमेरिका को जो चैलेंज दे सकता है वो रशिया नहीं दे सकता, वो कोई और कंट्री नहीं दे सकता, यूरोपियन यूनियन भी नहीं दे सकती। सबसे बड़ा चैलेंज जो ट्रम्प की नज़रों में है वो चाइना है। तो ट्रम्प की पॉलिसी ये है कि आई हैव टू टैकल चाइना, मुझे चाइना को टैकल करना है, मुझे रशिया उतनी बड़ी थ्रेट नहीं है। अगर ट्रम्प रशिया को एक बड़ी थ्रेट मानते तो वो इसके साथ जो यूक्रेन के साथ जो लड़ाई है उसको इतनी जल्दी ख़त्म नहीं करते। उनको लगता है कि आने वाले समय में चाहे वो टैरिफ की वार हो, एआई की लड़ाई हो, चाहे वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन्स की बात हो, तो वो सारी लड़ाई उनको चाइना से ही लड़नी है। डीप सीक को लेकर चिंता में वो पहले ही आ चुके हैं। और तीसरी बात, मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। 2 दिन पहले एक जर्नलिस्ट ने ट्रम्प से पूछा कि ताइवान को लेके आपका क्या व्यू है,
तो उन्होंने कहा कि ये ताइवान वाला जो क्वेश्चन है इस पे आंसर मैं आपको नहीं दूंगा, कोई मेरे से अलग से पूछेगा, यानी कि जिसके जो रिलेवेंट है पर्सन उसको दूंगा। यानी कि मीडिया से सेंसिटिव इशू पे बात करने से मना कर दिया। तो मुझे लगता है कि उन्हें लगता है ट्रंप को कि चाइना इज़ ए बिगर थ्रेट टू अमेरिकन मोनोपोली रादर देन द रशिया। खुश भी कर रहे हैं थोड़ा सा चाइना को? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि ये तो बिजनेस की डील्स हैं, लेकिन स्ट्रेटजिकली अगर आप समझें तो जो साउथ कोरिया में जो अमेरिकन ट्रूप्स जो हैं उनको हटाने की बात, या वो कह रहे हैं कि भाई अगर रहेंगे तो खर्चा पानी जो है उसी को देना पड़ेगा। वो तो एक अलग बिजनेस मेंटेलिटी वाली बात है, क्योंकि साउथ कोरिया एक तरह से अलाई है अमेरिका का, और वो 20 साल से वहाँ पे ट्रूप्स हैं अमेरिकन, जिनका सारा खर्चा साउथ कोरिया ही उठाता है। वो तो एक अलग इशू है। वो तो एक बिजनेस की बात है, चूँकि वो चाहते हैं हमारे खर्चे कम हो, हमारा जो नेशनल मतलब डेट है पैसा बचे, हाँ पैसा बचा रहे हैं। लेकिन जो उनको लगता है कि आने वाले समय में जो ये उम्मीद थी कि शायद अगर रिपब्लिकन पार्टी वापस चुनाव में ना जीतती, ट्रंप वापस ना आते, तो शायद चाइना भी मौके की तलाश में था, वो ताइवान पर अटैक करता। अब शायद नहीं होगा, क्योंकि अब वहाँ पे ट्रंप है। चलिए ठीक है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि ट्रंप कैसे गेम कर रहे हैं, कैसे उनके तरफ से जो मूव्स उठाए जा रहे हैं, इसको ये समझ लीजिए कि सुलझाने के लिए तमाम दुनिया भर में तमाम जो विशेषज्ञ हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं, और अभी भी उसको समझा जा रहा है लगातार उनके कदमों को, क्योंकि ट्रंप कभी एक स्टैंड लेते नहीं है, कहते कुछ और हैं, कर कुछ और देते हैं, उसके बाद और भी चीज़ें होती हैं। हालांकि जब ये बैठक होने जा रही है तो क्या इसमें डील होगी, ज़ेलेंस्की क्या कहते हैं, क्या मान जाएंगे? वैसे भी कहा जाता है ना कि दो बड़े खिलाड़ी जो होते हैं उसमें छोटे खिलाड़ी को मैदान में नहीं घुसना चाहिए, वरना नुकसान उसी का होगा। ऐसी हालात जो हैं वो अभी रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है अभी भी जारी है, और रूस ने हमले भी बरकरार रखे हैं, तो ऐसे ही हालात जो हैं वो ज़ेलेंस्की के नज़र आ रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये चर्चा कैसी लगी, आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।